हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि जो डीएनए है या फिर आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है वह काम कैसे करती है, किस फॉर्म में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहली जो पॉइंट हम लोग को आज जाननी है वह जाननी है जीन क्लोनिंग के बारे में। किसके बारे में जाननी है? जीन क्लोनिंग के बारे में, यानी कि जीन क्लोन का बनना। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जरा समझिए कि जीन क्लोन होता क्या है। पहले जीन क्लोन समझिएगा तो क्लोनिंग की क्रिया भी समझ में आ जाएगी। जीन क्लोन का मतलब कि ये जीन हो गया आपका, आपके बॉडी के अंदर जो डीएनए है, डीएनए का जो खंड है वो आपका जीन है। अब क्या है कि डीएनए का खंड जीन है, इसका बनेगा क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है? सीधे शब्दों में क्या है तो डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, या फिर अन्य शब्दों में कहे तो कह सकते हैं कि टू कॉपी। अरे भाई, सीधी सी बात अगर कहे तो जैसा चीज है फिर वैसा ही बन जाए। मतलब जैसा जीन हमारे पास अवेलेबल है वैसा ही जीन नया हम बना ले, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे कि यह जीन का क्लोन बन गया, जीन का क्लोन बन गया। और सबसे पहले जो क्लोनिंग का सिस्टम चला था वह एक बकरी थी, और उसके बकरी जिसका नाम था जॉली, उस बकरी पे सबसे पहले ट्रायल किया गया था क्लोन बनाकर। ध्यान रखिएगा, तो क्लोन सिस्टम मतलब क्या? टू कॉपी बनाना। जैसे अगर इंसान का क्लोन बना लिया जाए तो वो कभी मृत नहीं होगा। जैसे कि क्लोन बनाने की सबसे आपकी ट्रायल, अच्छी ट्रायल आप कहीं कह सकते हैं किनके ऊपर किया गया था? माइकल जैक्सन के ऊपर। वो खुद का क्लोन बनवा रहे थे जिससे कि उनकी मृत्यु इस धरती पर कभी होगी ही नहीं। अगर पूरी प्रोसीजर अगर कंप्लीट हो जाता तो फिर उनकी मृत्यु कभी होती ही नहीं। तो देखिए, तो क्लोन बनाने की बात हो गई, जीन की क्लोन बनाने की बात हो गई। मतलब क्या? एक जीन को हमें जीन के जैसा ही बनाना है और उस जीन का उपयोग हम दूसरे में करना है हमें, अर्थात कि जीन के क्लोन बना के उसी का हमें यूज करना है। अब जरा बात समझिए कि हमें जीन का क्लोन बनाना है तो उस जीन के लिए हमें क्लोन बनाने के लिए, अर्थात कि उसकी क्लोनिंग की क्रिया करने के लिए हमें करना क्या होगा? हम क्या करें कि जीन का क्लोनिंग हो जाए? इसके अंदर प्रोसीजर कितने होंगे? तो इनके अंदर प्रोसीजर मुख्य रूप से दो प्रोसीजर होंगे। कितने प्रोसीजर होंगे? दो, अर्थात कि दो प्रक्रिया के द्वारा जीन की क्लोनिंग की क्रिया होगी। पहला नंबर कि जीन को प्राप्त करने की तैयारी, जीन को प्राप्त करने की तैयारी। मतलब क्या? जीन को कैसे प्राप्त करें? ठीक है, जीन को प्राप्त करने की तैयारी। पहली बात कि जीन हमें प्राप्त कैसे करना है, और दूसरी बात क्या करनी है कि वेक्टर का प्रवेश, वेक्टर का प्रवेश। ये दो काम हमें करना पड़ेगा, तब जाके जीन की क्लोनिंग बनेगी। अब जरा गौर कीजिए कि जीन के प्राप्त करने की तैयारी का मतलब क्या। अब तैयारी करने का मतलब कोई भी चीज का अगर तैयारी करना है तो हम उस स्टेज, उस लेवल तक लेके जाते हैं जिनसे हमें प्राप्त करना है। अब जीन की क्लोनिंग बनाने की तैयारी में क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग तैयारी यही करेंगे कि ये जो जीन है हमारा, जिनसे हमें क्लोन बनाना है, उसमें हम जीन को ढूंढेंगे कि कौन सा जीन का हमें क्लोन बनाना है, अर्थात कि कौन सा जीन वर्किंग मोड में है जिनका हमें क्लोन तैयार करना है। ये पहला बात हो गया। दूसरा नंबर बात कि इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स का पता लगाएंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स है जो इसे तोड़ेंगे और इनका क्लोन बनाने के रूप में हमें इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद हमें इसके अंदर एक और होगा एंडोन्यूक्लियेज। इसकी खोज करनी पड़ेगी कि अंदर जो न्यूक्लियेज है, अर्थात कि जो एंजाइम्स, न्यूक्लियेज वाला एंजाइम्स है वो कैसा है, किस इंडो न्यूक्लियेज, समझिएगा ध्यान से, इंडो न्यूक्लियेज, इंडो न्यूक्लियेज, इसका हमें पता लगाना पड़ेगा। हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले जीन का पता लगाना पड़ेगा, फिर उस जीन को जीन से अलग करने के लिए एंजाइम्स का पता लगाना, उसके बाद इंडो न्यूक्लियेज का हमें पता लगाना पड़ेगा। मतलब क्या
कि जीन को पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा जिनसे जीन का डुप्लीकेशन हो सके, नया जीन तैयार हो सके। मान लीजिए कि हमें अगर कोई जीव मिला, हमें कोई पौधा मिला, ठीक है, जिसमें हमने क्या कर लिया कि जीन का हमने क्लोन बनाने के लिए मान लीजिए कि जीन है। अब जीन की स्टेजेस का भी हम पता लगा लिए कि हमें इसका क्लोनिंग कैसे करना है। अब पूरा बना के हम इसको तैयार कर लिए, मटेरियल तैयार हो गया। अब इस जीन का डुप्लीकेशन बनाकर हमें कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा, तब ना इसका यूज होगा। तो पहला काम है इसका तैयार करना, तो तैयार हमने कर लिया। अब दूसरा है कि इसमें डालना, तो डालने का मतलब क्या हो गया कि वेक्टर का प्रवेश, जो हमारा जीन तैयार हुआ है तो इसको प्रवेश कराना पड़ेगा। तो प्रवेश कराने के लिए आपका क्या काम करेगा, तो इसमें काम करता है प्रतिबंधन एंजाइम। क्या काम करता है इसमें, प्रतिबंधन एंजाइम्स काम करता है। तो आप बात समझ रहे होंगे कि नाम है प्रतिबंधन एंजाइम्स। तो प्रतिबंधन का मतलब क्या कि रुकावट पैदा करने वाला। तो अब जरा सोचिए कि रुकावट पैदा करने वाले एंजाइम्स का यूज वेक्टर के प्रवेश में क्यों। तो दरअसल क्या होता है कि जीन का जब डुप्लीकेशन करेंगे तो उस कंडीशन में दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा प्रगति ना करे, तो उस कंडीशन के लिए आपको प्रतिबंधन एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। और प्रतिबंधन एंजाइम करके आप क्या कर सकते हैं, इनकी रुकावट करेंगे अदर मटेरियल की, और आप अपना जीन का डुप्लीकेशन जो होंगे प्राप्त कर लेंगे। अर्थात क्या, जीन का डुप्लीकेट अर्थात कि क्लोन जो होगा आपको प्राप्त हो जाएगा। अर्थात क्या, जीन का क्लोन बनाने के लिए पहले जीन को तैयार करना पड़ेगा, तैयार करने के बाद उसका क्लोन बनाना पड़ेगा। जो क्लोन बन जाएगा तब उस क्लोन को फिर से ट्रांसफर किसी और पे करना पड़ेगा। यह कंप्लीट जो प्रोसीजर है, यह कंप्लीट जो प्रक्रिया है, जीन क्लोन के नाम से जानी जाती है, या इसे हम लोग जीन क्लोनिंग क्रिया भी कहते हैं। क्लियर है आप लोग को जीन क्लोनिंग। अब अगर जीन क्लोनिंग क्लियर हो गया तो जरा बात कर लेते हैं किसकी, प्रतिबंधन एंजाइम्स को थोड़ा जान लेते हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम्स काम कैसे करता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम्स वास्तव में जीन के कटिंग करने का काम करता है। जरा देखिए काम क्या करेगा। तो देखिए अब देखना है कि प्रतिबंधन एंजाइम काम कैसे करता है और इसका काम मेनली क्या होता है। तो मैंने बता दिया कि आपको अदर वाले चीजों को रोकेगा, लेकिन प्रतिबंधन एंजाइम वास्तव में काम क्या करता है, जीन के कटिंग का काम करता है। जीन के कटिंग का काम करता है। भाई जीन कटेगा तब ना ये कहीं और जाके जुड़ेगा, जीन को काटेंगे तब ना कहीं जाके इसे लगाएंगे। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जीन कटिंग का जो काम होगा वो किसका होगा, प्रतिबंधन एंजाइम्स का होगा। किसका काम होगा, प्रतिबंधन एंजाइम्स का काम होगा। ये प्रतिबंधन एंजाइम्स का काम होगा। जरा समझिए, ये फोटो देखिए आप लोग, जैसे ये डबल स्टैंडर्ड है, ये देख रहे हैं आप, डबल स्टैंडर्ड है आपका, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के अंदर मान लीजिए कि यहां पे आपका कोडिंग है GATATC। मान लीजिए कि ये कोड है, ध्यान से समझिएगा। एक कोड यहां भी देते हैं हम लोग AGTATC, ठीक है। अब क्या करेगा, प्रतिबंधन एंजाइम जो है ये इनके बीच में यहां पे एंट्री करेगा। देख रहे हैं आप, ये प्रतिबंधन एंजाइम बिल्कुल बीच में करेगा। अब बताइए बीच में एंट्री करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ATAC, ये वाला जो कोड है आपका AT और C, ये कोड अलग हो जाएगा। और G वाला कोड क्या हो जाएगा, G वाला जो कोड है ये अलग हो जाएगा, दोनों कोड अलग हो जाएंगे। तो यह कंडीशन यह उत्पन्न करने का काम किसका है, प्रतिबंधन एंजाइम्स का। प्रतिबंधन एंजाइम्स क्या काम करता है, तो जीन को कटिंग करने का काम करता है। ठीक है, एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जीन कटिंग की जिम्मेवारी किसकी होती है, या जीन कटिंग कौन करता है, तो यह किसकी काम है, प्रतिबंधन एंजाइम्स की, जो जीन को क्या करेगा, कटिंग करेगा, छोटा करेगा जीन को। ठीक है, और जीन जब कट जाएगा तो इस जीन को फिर बैलेंस करके और फिर ये आगे लेके जाना है। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर प्रतिबंधन एंजाइम्स को अगर वर्गीकरण के आधार पे देखिएगा तो एक प्रकार से समझिए कि ये न्यूक्लियस जो आपका न्यूक्लियस एंजाइम्स जो होते हैं ना, उसी ग्रुप के आपके एंजाइम्स ये पाए जाते हैं। ये जो प्रतिबंधन एंजाइम है वह आपका
न्यूक्लियस ग्रुप के ही एंजाइम्स होंगे और इसी ग्रुप के एंजाइम से आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को? मतलब क्या कि प्रतिबंधन एंजाइम मेन रोल करेगा अगर जीन का डुप्लीकेशन या क्लोन बनाना है तो। क्लियर है आप लोग को? अगर ये बातें क्लियर हो गई क्लोनिंग अर्थात जीन क्लोनिंग की क्रिया, तो जरा हम लोग आगे देखते हैं कि यह जीन क्लोनिंग की जब क्रिया होती है, प्रतिबंधन एंजाइम्स जब काम करते हैं तो इनके अंदर क्या क्या घटित होती है। ठीक है, जरा देखिए कि इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए GATAC मान लीजिए ये है, तो ये आपका 5 से 3 लेवल की तरफ है, और दूसरा अगर इसी को करें GATATAC तो ये क्या होगा 3 से 5 लेवल की तरफ होगा। अब जरा देखिए इनकी कोडिंग का जो लेवल है वह 5 से 3 की तरफ और 3 से 5 की तरफ। तो यह कोडिंग जो चेंज हुआ है, यह कोडिंग भी चेंजेस करने के पीछे किसका हाथ है? यह प्रतिबंधन एंजाइम्स का ही वर्क होता है। क्लियर है? देखिए तो ये हो गया आपका, ये कोडिंग क्या हो जाएगा कि अलग अलग हो रहा है आपका। देखिए ये 5 से 3 की तरफ, 3 से 5 की तरफ, ये स्टैंडर्ड जो चेंज होंगे, ये भी इसमें भी आपका प्रतिबंधन एंजाइम्स का रोल होता है। मतलब क्या? यह कटिंग करना, कटिंग करने के बाद अरेंज करना, अरेंज करने के बाद डुप्लीकेशन करना, क्लोन बनाना, कंप्लीट प्रोसीजर में आपका प्रतिबंधन एंजाइम मुख्य रोल करेगा। क्लियर है? अब बात ये आ जाती है कि प्रतिबंधन एंजाइम से हमने जीन को कटिंग कर लिया, अब यह जीन जो होगा अब किसी और के अंदर हम ले जाके करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी में जो वांछित गुण चाहिए, एक जीव से हम दूसरे जीव में उस गुण को ट्रांसफर करते हैं, तो उस गुण को जब ट्रांसफर करेंगे तो जीन को ट्रांसफर करेंगे। अब जीन को जब ट्रांसफर करने जा रहे हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में जीन की कटिंग कर ली है तो ट्रांसफर हमें करना पड़ेगा, तो उसमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी कि जो डीएनए खंड है उनको पृथक्करण करना जरूरी होगा, मतलब स्कैटरिंग करना जरूरी होगा। अर्थात क्या? डीएनए का जो खंड बनेगा, जो टुकड़ा बनेगा, इस डीएनए खंड को स्कैटरिंग करना मतलब कि विलगन करने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब अलग करने की आवश्यकता पड़ेगी, विलगन करने की। तो भाई ये विलगन कैसे होगा, अलग कैसे होगा? तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसके बीच में ये टूटेगा, जब ये टूटेगा तो 2 कैटेगरी अलग अलग बनेगा। अब इनमें से जो छोटा कैटेगरी है वो अलग जाके गिरेगा, बड़ा कैटेगरी अलग गिरेगा। तो यह प्रोसीजर जब अलग अलग जाएगा तो अलग अलग जाने की जो प्रक्रिया है इसी को हम कहते हैं विलगन। क्या कहते हैं इसे? विलगन। विलगन का मतलब स्कैटरिंग, मतलब अलग हो जाना। जब ये जीन की जो कोड है, जब जीन की कोड एक कोड से दूसरे कोड की तरफ जब अलग अलग जाता है, तब हम इसे कहते क्या है कि डीएनए के खंड का विलगन हो गया। विलगन मतलब डीएनए का खंड अलग हो गया। ठीक है, तो डीएनए का खंड इस तरह से अलग होगा और अलग होने के बाद उसका यूज होगा। अब बात एक और आती है कि डीएनए का खंड अगर अलग हो भी गया तो फिर इस क्लोनिंग प्रक्रिया में और इनकी मदद करने के लिए क्या क्या शामिल होता है। तो हमने अभी 4-5 स्टेजेस देखे, जरा समझिए कौन कौन स्टेज देखे। पहला नंबर तो हमें डीएनए क्लोनिंग के अंदर, जीन क्लोनिंग के अंदर क्या क्या देखने को मिला हमें, जरा समझिए एक बार। उसके बाद इनके संवाहक के बारे में जानेंगे कि जीन की जो क्लोन बनेगी इनके संवाहक, इनकी हेल्पर कौन कौन से पार्ट होते हैं। जरा देखिए ध्यान से, इसमें 2 चीजें मेन चीज होती है कि इसका डुप्लीकेशन बनेगा कैसे, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। पहला नंबर हमने क्या कर लिया, फर्स्ट नंबर हमने क्या किया कि जो जीन है, हमें जीन के हमें क्या प्राप्त कर लिया, इंडोन्यूक्लियस को हमें प्राप्त करना है, इंडियोन्यूक्लियस को, जिससे हमें क्या करना है, अलग करना है, पहला काम। दूसरा नंबर हमें वेक्टर में इसे प्रवेश कराना है, वेक्टर में क्या कराना है, प्रवेश कराना है। बात समझ में आ रही है? पहले जीन का इंडोन्यूक्लियस चुनेंगे कि कौन सा इंडोन्यूक्लियस हेल्पफुल है, किससे हम काट सकते हैं, तो यह जरूरी है। दूसरा नंबर की इसे वेक्टर में प्रवेश कैसे कराना है। तीसरा नंबर कि इसके अंदर प्रतिबंधन एंजाइम काम कैसे करता है, इसके अंदर प्रतिबंधन एंजाइम्स
काम कैसे करता है, ये बात होगी। चौथी नंबर बात कि प्रतिबंधन एंजाइम्स अगर हो गया तो उसके बाद ये डीएनए का कटिंग होगा। डीएनए का क्या होगा, कटिंग होगा। अब डीएनए के कटिंग के बाद क्या होंगे, डीएनए का जो खंड होगा, डीएनए का खंड होगा उनका क्या होगा, विलगन होगा। क्या होगा, विलगन, मतलब अलग होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये 5 प्रक्रिया आपकी होगी स्टार्ट करने में, जब डीएनए का अर्थात कि जीन का क्लोनिंग करना पड़ेगा। जब हमें जीन की क्लोन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हमें इतने कार्यों को हमें करना पड़ेगा, इतने कार्यों को हमें एंजाइम्स आपका अंजाम देना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या बनेगा, जीन का क्लोन बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, अब बात यह होती है कि जीन की क्लोन बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो जीन की पूरी क्रिया करने में हमें कुछ ना कुछ तो हेल्पर चाहिए, क्योंकि जीन तो सारा काम अकेले नहीं कर सकता है। तो इनके अंदर जीन को क्लोन बनाने के पीछे कुछ अन्य जीवों का, कुछ अन्य पार्ट का भी योगदान है, जिससे हम लोग क्लोनिंग अर्थात कि जीन क्लोनिंग संवाहक के रूप में जानते हैं। ठीक है, किसके रूप में जानते हैं, जीन क्लोनिंग संवाहक के रूप में जानते हैं। अब संवाहक का मतलब क्या हो गया कि हेल्पर, सीधे शब्दों में कहे कि ये हेल्पर हो गए जो जीन की क्लोनिंग की क्रिया में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अब जीन की क्लोनिंग कराने में हेल्प कौन करेगा, इसकी मदद कौन करेगा, तो इसकी पहले पॉइंट की बात करेंगे तो कहता है क्या, पहले हम लोग देखेंगे इसकी रेप्लिकेशन की प्रकृति। रेप्लिकेशन की प्रकृति मतलब क्या, दो चीजें होती है, मैंने बताया था आपको, एक होता है डुप्लीकेशन, एक होता है रेप्लिकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है टूट के 2 कॉपी ऐसे ही हो जाना, और रेप्लिकेशन का मतलब होता है सिर्फ क्वालिटी में बदलाव आना, सेम चीज का क्वालिटी में बदलाव आना, तो वह कहलाता है रेप्लिकेट करना। जैसे ध्यान समझिए, ये है आपका ए और यहां पे एक और ए बन गया, तो ये हो गया आपका डुप्लीकेट। क्या हो गया, डुप्लीकेट या डुप्लीकेशन। लेकिन अगर इसी ए से टूटकर एक और ए यहां पर बन जाए तो ये हो गया हमारा रेप्लिकेशन, जिसे पुनर्योजन भी कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो हमें क्या करना है, पहले में रेप्लिकेशन की प्रकृति देखनी है। जो जीन को कटिंग किया हमने, वह जीन का कटिंग जो है, कटिंग पार्ट यूजफुल है कि नहीं, क्या जीन के अंदर कटिंग पार्ट में सेम वही क्वालिटी है जो पहले जीन में था। ये सभी क्वालिटी के प्रकृति के बारे में पता लगाना, यह रिप्लिकेशन की प्रकृति का पता लगाना कहलाता है। मतलब क्या, हमें पता लगाना है कि जो जीन हम तैयार कर रहे हैं, जिस गुण की हमें जरूरत है, क्या वो गुण हमें प्राप्त हो रहे हैं, क्या वो गुण हमें मिल रहा है। अगर वो गुण मिलेगा तो उससे हम लोग कहेंगे रेप्लिकेशन की प्रकृति। राइट फ्रेंड्स, तो ये हो गया पहला नंबर, हमें देखना है रेप्लिकेशन की प्रकृति। दूसरे नंबर, वर्णन योग्यों का चिन्ह। वर्णन योग्य का चिन्ह मतलब क्या कि हमें साइन लगाने हैं। जैसे मान लीजिए ए है और बी है, दो अलग अलग हमारे क्या हो गए, खंड हो गए, रेप्लिकेशन हो गए, रेप्लिकेट वाला पार्ट हो गया। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई योजक चिन्ह लगाते हैं, जैसे हम ऐड का चिन्ह लगा लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, कोई भी जो योजक चिन्ह लगाते हैं उस योजक चिन्ह अर्थात कि वर्णन योग्य योजक चिन्ह लगाएंगे। मतलब क्या कि जिनसे ये जुटे, ऐसा चिन्ह हम लगाकर चेक करेंगे कि किनके साथ कौन सा न्यूक्लियस का पार्ट वहां पर ऐड होगा। क्लियर है, तो ये दूसरी बात हो गई। अगर तीसरी अगर बात कीजिएगा किसके अंदर, संवाहक के अंदर, तीसरी सबसे बड़ी बात होती है कि क्लोनिंग का स्थल, यानी क्लोनिंग होगा कहां, क्लोनिंग का क्या स्थल, यानी कि क्लोनिंग का जगह, अर्थात यह क्लोन बन के तैयार कहां पे होगा, अर्थात यह क्लोनिंग का स्थल जगह कहां पे है, इनके बारे में। तो ये 3 पार्ट हो गए। पहले नंबर डुप्लीकेशन की प्रकृति, फिर क्या वर्णन योग्य का चिन्ह, फिर क्लोनिंग का स्थल कि क्लोनिंग कहां पे होगी, क्लोनिंग कैसे हो रही है, इन क्लोनिंग का स्थल। उसके बाद अगर बात कीजिएगा चौथा अर्थात कि 4th नंबर, तो 4th नंबर कौन सा पार्ट आता है इसका कि यह आपका जो जीन होगा, ठीक है, जो चौथा पार्ट है कि जो ये क्लोन बनेगा, यह क्लोन पौधों में या फिर जीवों में डालकर
उसका परीक्षण करना है, पौधों में या किसी भी जीवों में डालकर इसका परीक्षण हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 प्रक्रिया जो होगी ये संवाहक के रूप में, इसके हेल्पर के रूप में काम करती है। किसकी? जीन क्लोनिंग की। अर्थात क्या? जीन क्लोनिंग के 5 फेजेज और इनके हेल्पर कितने हो गए? 4 फेजेज। और ये कंप्लीट प्रक्रिया जब होगी तो उसी को जीन क्लोनिंग के नाम से हम लोग जानेंगे। अर्थात कि जीन क्लोन अगर हमें बनाना है तो उसमें पहले हमें जीन की तलाश करनी पड़ेगी कि जीन कौन सा हमारे लिए उपयोगी है। दूसरा नंबर, वेक्टर में प्रवेश, अर्थात कि एक जीन का दूसरे में प्रवेश कराना ताकि उसके अंदर भी वही वांछित गुण आ जाए। जैसे मान लीजिए एक पौधा है जिसकी आपकी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है और दूसरा एक बगल में पौधा है जिसकी उत्पादन क्षमता कम है, तो हम क्या करेंगे? दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और चाहेंगे कि कैसे यह गुण उनके अंदर हम लोग आपका क्या कर दे? ट्रांसफर कर दे, ताकि क्या हो जाए? गुण की क्वालिटी का चेंजेस होने लगे। तो बात यही कहता है कि वेक्टर में प्रवेश हमें यह भी देखना होता है कि ये प्रवेश लेगा कि नहीं, ये न्यूक्लियस इनके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, प्रतिबंधन एंजाइम्स, यह तोड़ने में और जोड़ने में दोनों में मदद करेगा। मतलब डीएनए का कटिंग यही करेगा, डीएनए का फिर यूज यही करेगा, अर्थात कि प्रतिबंधन एंजाइम्स। उसके बाद हम डीएनए का कटिंग करवा ले, फिर उसके बाद डीएनए का खंड का विलगन, जो टुकड़े बनेंगे उसको हम लोग अलग कर ले। ठीक है, उसके बाद जब बन जाएगा तो उनके हेल्पर जो क्वालिटी होंगे उनको हम कर लेंगे, रेप्लिकेशन कर लेंगे, फिर दोनों को योजक चिन्ह से जोड़ देंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज है क्लोनिंग का स्थल, कि क्लोन हम बना कहाँ रहे, क्या क्लोन बनने के लिए क्या उपयुक्त जगह है, क्या क्लोन उसमें जहां पे हम लोग बना रहे हैं क्या सुरक्षित है। तो क्लोनिंग स्थल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और लास्ट में कि क्लोन जो हमने तैयार किया है उसे पौधे पर यूज करके उसकी जांच करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो ये हो गया आपके क्या? ये जीन क्लोनिंग के सारे सिस्टम। आशा फ्रेंड्स कि जीन क्लोन की क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में जानते हैं अगली पॉइंट को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।